अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 5.6 की स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट 5.6 की कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के वो कहता है एक 1000 kg की कार है ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर अराउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर्स, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कहता है कि हमारे पास एक कार है और ये जो कार है बेसिकली ये एक कर्व में मूव कर रही है और उस कर्व का जो रेडियस बन रहा है किसी सेंटर के गिर्द मूव कर रही होगी। तो हमारे पास वो जो रेडियस बनता है वो रेडियस है 100 मीटर्स। अब क्योंकि कार सर्कल में मूव कर रही है तो हमें मालूम है सर्कल में जब कुछ चीज मूव कर रही हो तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो फोर्स लगाती है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या कुछ गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम गिवन डाटा की बात करते हैं उसमें सबसे पहले तो हमें मास दिया हुआ है कार का। तो मास ऑफ कार है 1000 kg और kg स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर वो कहते हैं स्पीड है 144 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये जो हमारे पास स्पीड है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है क्योंकि किलोमीटर पर आवर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, उसकी जगह हमारे पास मीटर्स पर सेकंड होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 144 किलोमीटर की जगह मैं मीटर लाना चाहूँ तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। और जो पर आवर है उसकी जगह सेकंड में लाने के लिए क्योंकि मुझे मालूम है 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं तो मैं इससे डिवाइड करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 40 मीटर्स पर सेकेंड। आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरी जो चीज उसने दिया है वो है रेडियस, और रेडियस दिया हुआ उसने 100 मीटर्स। अब जरा देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। तो अगर आप देखें वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइंड करें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब जरा देखते हैं इसकी कैलकुलेशंस। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसकी कैलकुलेशन इंतहाई सिंपल है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब m मास है, मास इज 1000, v वेलोसिटी या स्पीड है वो है 40 और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय r है रेडियस और वो है 100। अब हमें मालूम है 40 का जो स्क्वायर है वो होता है 1600। ये हमारे पास दो जीरोस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 16000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16000। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आई 16000 न्यूटन्स। लेकिन आपकी बुक इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेगी, उसके लिए आपको जो डेसिमल है उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। तो जब मैं लेकर आऊंगा ये बन जाएगा 1.6 और क्योंकि आप 4 प्लेसेस बैकवर्ड लेकर आए हैं तो आप 10 की पावर 4 ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर। तो ये हमारे पास 5.6 की स्टेटमेंट हुई। आइए अब जरा देखते हैं कि 5.7 न्यूमेरिकल क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि हमारे पास 5.7 क्या कहता है। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 किलोमीटर रेडियस। कहता है कि कम से कम स्पीड बताएं कि अगर मैं चाहूं एक एरोप्लेन जो है वो ग्रेविटी में वर्टिकल सर्कल में मूव करे तो उसके लिए कम से कम स्पीड कितनी चाहिए। हमें मालूम है अगर स्पीड एक खास हद से कम हुई तो फिर हमारे पास ये जो एरोप्लेन है ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ग्रेविटी इसको खींच लेगी। तो वो कम से कम स्पीड क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं डाटा लिखता हूं जी। हमारे पास
लूप का जो रेडियस है वो उसने बताया है 1 किलोमीटर, ये रेडियस हो गया। 1 किलोमीटर आपको मालूम है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हम 1 की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर्स, सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हमें मालूम है कि ग्रेविटी में उसने लूप बनाया, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो g होगा, और वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है कि व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ये टू फाइंड में मैं लिख देता हूँ कि स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब हमें मालूम है वो जो हमारा एरोप्लेन है वो सर्कल में मूव करेगा, और जब वो सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल में जब भी कोई चीज मूव करे उसका एक एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, और उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। यहां से हमें क्योंकि स्पीड निकालनी है तो हम v को एक तरफ रखते हैं, तो ये v का स्क्वायर एक तरफ रहेगा, ये r जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ac × r। अब ये ac क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जो उस वक्त उस एरोप्लेन के पास मौजूद होना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर मैं चाहता हूं वो ग्रेविटी में ना गिरे तो याद रखिएगा ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो मुझे देना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना होना चाहिए। तो फिर मैं AC की जगह लिख देता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा, और साथ R आ जाएगा, और V किसके बराबर आ जाएगा जी, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा √GR। अब G की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 है, R हमें मालूम है 1000 है, ये वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर ऑलमोस्ट 99 मीटर्स पर सेकेंड आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। यानी इतनी स्पीड से अगर वो जाए तो फिर हमारे पास वो अपना पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर सकेगा। इससे कम स्पीड होगी तो वो गिर जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 5.8 की स्टेटमेंट। 5.8 में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा चांद की ये वाली साइड देखी है, और चांद जब भी आप देखते हैं आधा नजर आए या पूरा नजर आए, साइड ये वाली नजर आती है। ये जो ऑपोजिट साइड है ये आपने कभी नहीं देखी, और आप देख रहे हैं कितनी मुख्तलिफ है, और ये साइड कहलाती है डार्क साइड ऑफ द मून। डार्क साइड मतलब वो चांद की वो साइड जो हमसे हमेशा के लिए छुपी हुई है। इसका मतलब चांद जब हमारे तरफ मूव कर रहा होता है ऑर्बिट में जमीन के गिर्द, तो आप देखेंगे कि चांद की एक ही साइड हमेशा जमीन की तरफ रहती है। तो इसका मतलब ये है कि मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब हमारे पास चांद यहां से चले और वो इतना थोड़ा थोड़ा अपने एक्सिस करे कि जब वो वापस वहीं पर आ जाए, यानी एक चक्कर कंप्लीट करे, तब उसका अपने एक्सिस पर भी एक ही चक्कर कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जितनी देर में वो जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाता है उतनी ही देर में वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए, हमने देखा कि चांद दो किस्म की मोशन कर रहा है। एक तो चांद जो है वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और एक चांद जो है वो जमीन के गिर्द मूव कर रहा है। आपको मालूम है चांद जब अपने एक्सिस पर घूमे इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग मोशन, और चांद जो जमीन के गिर्द घूम रहा है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और मजे की बात यह है कि दोनों मोशंस की स्पीड सेम है, तभी हम चांद की सिर्फ और सिर्फ एक साइड देख सकते हैं, दूसरी नहीं। तो यहां से अब उसने क्या बताया कि डिटरमिन द रेशियो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि वो स्पिन भी कर रहा है तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ऑर्बिट में भी मूव कर रहा है जमीन के गिर्द तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। जबकि उसने जो वैल्यूज दी हुई हैं वो जरा देखते हैं, कुछ डाटा उसने दिया हुआ है। इसमें पहली चीज है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यानी कि अगर ये हमारे पास चांद है और ये हमारे पास अर्थ है और ये इसके गिर्द इस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये जो डिस्टेंस है चांद और जमीन के गिर्द, ये डिस्टेंस उसने दिया। मैं इस डिस्टेंस को RO बोलूंगा कि ऑर्बिट का रेडियस, क्योंकि जब चांद जो है वो जमीन के गिर्द मूव कर रहा होगा तो चांद और जमीन के दरमियान जो ये डिस्टेंस होगा ये बेसिकली उस पूरे ऑर्बिट का रेडियस बनेगा।
तो फिर ये जो मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये ऑर्बिटल रेडियस है, इसे मैं RO कह रहा हूं। इसी तरह स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द मून, यानी मून का अपना जो रेडियस है, ये आपको मालूम है मून अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा होगा तो ये जो रेडियस है ये उसके स्पिन का रेडियस होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करें कि मून तेजी से स्पिन करे तो ये इस एक्सिस पर स्पिन करे, तो ये जो मून का अपना रेडियस है ये उस स्पिनिंग पाथ का रेडियस भी बनेगा। तो ये जो मून का अपना रेडियस है इसे मैं कह देता हूं स्पिन रेडियस, 1.74 into 10 raised to the power 6 meters। नाउ स्टूडेंट्स, फाइंड आउट क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने पहले भी बताया, फाइंड आउट ये करना है रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल था L। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बड़े डिटेल में, L = I ओमेगा, और I क्या है, I कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और याद रखिएगा सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। और अगर हमारे पास एक पॉइंट हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरा तवज्जो से देखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं जी, फाइंड आउट करते हैं रेशो। तो कैलकुलेशंस में क्या लिखना है आप जरा देखते हैं। अब LS स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, LO ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, I ओमेगा। लेकिन स्टूडेंट्स वो जब स्पिन करेगा तो स्पिन करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्पिन होगा और उसकी वेलोसिटी भी कौन सी लूंगा, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स जब वो हमारे पास ऑर्बिट में मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑर्बिटल और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ऑर्बिटल। नाउ स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चांद जितनी देर में जमीन के गिर्द मूव करता है उतनी ही देर में वो अपने एक्सिस पर भी एक ही दफा मूव करता है। इसका मतलब उसकी स्पिन एंगुलर वेलोसिटी, अपने एक्सिस पर घूमने की वेलोसिटी और ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी सेम है। अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर उतनी ही देर में लगता है जितना जमीन के गिर्द एक चक्कर जितनी देर में लगता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, IS/IO। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पिन, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये चांद अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है। जब ये अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, इस पूरे चांद को मैं एक सफेयर इमेजिन करूंगा, और जब मैं इस पूरे चांद को एक सफेयर इमेजिन करूंगा तो ये जो चांद है हमारे पास सफेयर होने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा जो कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा, और वो कितना आएगा, 2/5 mr²। और क्योंकि वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था तो फिर मैं रेडियस कौन सा लूंगा, स्पिन वाला रेडियस, क्योंकि जब कोई चीज अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होगी तो एक्सिस पर रोटेट करते हुए उसका रेडियस उसका स्पिनिंग रेडियस बनेगा। अब जरा देखते हैं ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये चांद है, इनसे असल में इतना दूर है, तो जब चांद ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, चांद जमीन से इतना ज्यादा दूर होगा कि अब चांद को अगर मैं देखूं तो मैं इसको एक छोटा सा पॉइंट इमेजिन करूंगा, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा, डिस्टेंस इतना ज्यादा ऑर्बिट से। तो हमारे पास इस सूरत में जब मैं उसको कंसीडर करूंगा तो पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कितना बताया, mr²।
और जब वो ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो स्टूडेंट्स रेडियस भी पूरे ऑर्बिट का आएगा, यानी चांद और जमीन के जितना डिस्टेंस है ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास रह जाएगा 2/5, ऊपर रह जाएगा r(s²), नीचे रह जाएगा r(o²). अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। 2/5 rs यानी स्पिनिंग रेडियस, यानी चांद का अपना रेडियस, वो कितना है 1.74 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ro का स्क्वायर, ro कितना है 3.85 × 10⁸ और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। जब मैं इस ऊपर वाली चीज का टोटल आंसर निकालूंगा 2 से मल्टीप्लाई करने, पहले स्क्वायर लेना है, फिर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी चीज जो ऊपर मौजूद है इसका आंसर आ जाएगा 6.05 × 10⁻12। और फिर जब हम ये इसका स्क्वायर लेकर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 7.3 × 10⁻17। और आप देख रहे हैं ऑर्बिटल रेडियस में 10⁻17 आ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में। उसकी वजह यह है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो रेडियस था पूरे ऑर्बिट का रेडियस था, तो आंसर तो ज्यादा आना ही था। अब स्टूडेंट्स इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 8.2 × 10⁻⁻6। और क्योंकि दोनों एक जैसी क्वांटिटीज की रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं होगा, यही हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 5.8 की स्टेटमेंट। अब जरा देखते हैं कि 5.9 में क्या है। जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होगी इसका जो स्पिनिंग का रेडियस बनेगा वो इसका अपना रेडियस होगा जिसे मैं r कह देता हूं। तो इस वक्त जो जमीन का रेडियस है, जो ओरिजिनल रेडियस है, ओरिजिनल अभी इनिशियल रेडियस, वो है जितना जमीन का रेडियस होता है r। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स जमीन पर कोई एक पॉइंट देखें, ये पॉइंट जो है अभी सूरज के बिल्कुल सामने है। जब जमीन रोटेट कर रही हो तो यही पॉइंट दोबारा से अपनी जगह पर 24 घंटे में आता है, यानी कि जमीन अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक दफा रोटेट करती है। इसका मतलब जमीन को अपने एक्सिस पर कितना टाइम चाहिए रोटेशन के लिए 24 आवर्स। ये जो टाइम है इसे मैं T1 कह देता हूं और 24 आवर्स लिख देता हूं। तीसरी बात स्टूडेंट्स नोट कीजिए, हमें मालूम है कि जमीन जब रोटेट कर रही हो तो ये एक सफेयर की तरह इमेजिन की जा सकती है, और हमें यह भी मालूम है जब सफेयर हो तो सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। और r क्या आएगा रेडियस, और रेडियस तो मैंने जमीन का अभी रेडियस कितना है r, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी बातों में अभी तक मैंने जमीन को कुछ भी नहीं किया, किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि सपोज बाय सम प्रोसेस किसी तरीके से अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, अर्थ क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकड़ जाती है, सो दैट कितना सुकड़ती है कि इट्स रेडियस इज ओनली एज हाफ एज लार्ज एज एट प्रेजेंट। कि भाई अभी हमारे पास जो जमीन थी उसका रेडियस था r, किसी प्रोसेस से बस आपने इमेजिन करना है जमीन को सुकेड़ कर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके जो उसका अब नया रेडियस है वो असल रेडियस का हाफ हो गया, यानी कि नया रेडियस कितना हुआ r/2। तो ये जो नया रेडियस है r1 पहले बोला था ना, अब मैं इसे r2 बोलूंगा, ये क्या है हाफ है, तो मैं लिखूंगा ये r/2 है। अब जरा देखिए हमें मालूम है कि है तो सफेयर अभी भी, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसे मैं I2 बोलूंगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा कि 2/5 mr²। लेकिन अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो रेडियस पुट करेंगे जो नया रेडियस है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, और वो जो नया रेडियस है वो R2 है, सॉरी वो जो नया रेडियस है स्टूडेंट्स R2 वो तो असल रेडियस का हाफ है,
तो मैं इस R2 की जगह ब्रैकेट के अंदर जो R2 लिखा है उसकी जगह R/2 पुट कर देता हूं, और फिर आपको मालूम है कि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्टूडेंट इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4। अब ये 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें मालूम है कि 4 5s are 20, और फिर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करके 1/10 mr स्क्वायर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास उसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा वो कहता क्या है। कहता है हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन। अब वो कितना तेज स्पीड से मूव करेगी। पहले उसकी स्पीड कितनी थी? पहले उसकी स्पीड इतनी थी कि रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट होती थी। अब उसकी रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट होगा? तो वो नया टाइम पूछ रहा है, इसलिए जो उसने पूछा है टू फाइंड वो नया टाइम है, और वो यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं। अब स्टूडेंट्स यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है कैलकुलेशंस में। हमें मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की गेम है ये सारी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता था कि मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो मोमेंटम का फॉर्मूला था I1 ओमेगा 1। तो I1 ओमेगा 1 बाद का जो मोमेंटम होगा I2 ओमेगा 2 उसके बराबर होगा। अब ये भी याद रखिएगा कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा होता है 2 पाई ओवर कैपिटल T। तो हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। I1 को फिलहाल एज इट इज रहने देता हूं, ओमेगा 1 की जगह 2 पाई ओमेगा 1, 2 पाई ओवर T, T के साथ भी 1 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी हमारे पास ओमेगा 2, तो ओमेगा तो 2 पाई ओवर कैपिटल T और T के साथ 2 आ जाएगा। 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I1 ओवर T1 इज इक्वल टू I2 ओवर T2। नाउ स्टूडेंट्स I की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, I1 और I2। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करते हैं। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे तो जरा देखिएगा, यहां करता हूं इसको। I1 कितना है? 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड बाय T1, और I2 कितना है जी? 1/10 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2। तो स्टूडेंट्स हमने I1 और I2 की ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सॉल्व करना है हम लोगों ने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी ये चीज कि हमारे पास m से कैंसिल हो जाए। इसी तरह ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? हम लोगों ने फाइंड आउट करना है T2। T2 को मैं रेड में शो कर देता हूं, ये तो मैं ये T2 उधर ले जाता हूं। जब ये T2 उधर ले जाऊंगा हमारे पास ये T1 इधर आ जाएगा। तो यहां पहले ऑलरेडी हमारे पास क्या था? R स्क्वायर था, बल्कि स्टूडेंट्स R स्क्वायर भी R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिंपल। तो हमारे पास T1 उधर चला जाएगा, ये 2 ऑलरेडी यहां पर नीचे है, और ये 2 जो है उधर मल्टीप्लाई होकर वो भी नीचे जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन रह जाएगी। अब T1 क्या है? T1 था हमारे पास जो पहले टाइम था वो था 24 आवर, और जब हमने 24 आवर से 4 को डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 6 आवर्स। यानी कि हम लोगों ने देखा कि रोटेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो यही जमीन जो पहले जब इसका ओरिजिनल रेडियस था 24 घंटे में जमीन के गिर्द पूरा रोटेट करी थी, जब इसका रेडियस श्रिंक होगा तो क्योंकि एनर्जी तो कहीं नहीं गई, तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और हमारे पास अब वो जो 6 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 5.9। अब जरा देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 5.10 को। नाउ स्टूडेंट्स 5.8 की स्टेटमेंट देखते हैं। What should be the orbiting speed to launch a satellite into a circular orbit 900 किलोमीटर above the surface of Earth? कहता है ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जमीन की सरफेस से कितनी हाइट पर? 900 किलोमीटर्स पर। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है 900 किलोमीटर्स, इस हाइट पर वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं ये हाइट पहले लिख देता हूं गिवन डाटा में
कि उसकी जो हाइट है वो 900 किलोमीटर है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जमीन का अपना रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो इसमें जमीन का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। अब वो कहता है, जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसमें जी आएगा। जी की वैल्यू आपको वैसे ही पता होनी चाहिए कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। और अगर आप इसका यूनिट देखना चाहें तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका यूनिट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वो जो हमारे पास सैटेलाइट है व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड, कि उसके पास उस ऑर्बिट में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक खास वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर उससे कम वेलोसिटी हुई तो ये सैटेलाइट आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि गिर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ऑर्बिटिंग वेलोसिटी वीओ। तो ज़रा देखते हैं इसको कैलकुलेशंस इसकी कैसे करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला था स्टूडेंट्स √GM/r। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। अब ये कैपिटल एम क्या है? एम जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, और मैस ऑफ अर्थ उन्होंने दिया हो या ना दिया हो, आपको मालूम होना चाहिए कि मैस ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। बहुत ज्यादा मैस बनता है ये। तो जी की वैल्यू है, मैस ऑफ अर्थ है। अब रह गया आर। आर क्या है जी हमारे पास? आर है रेडियस। किस चीज का रेडियस स्टूडेंट? जरा देखिए, ये हमारे पास सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द मूव कर रहा है। सैटेलाइट का ये ऑर्बिट बन रहा है। अब इस ऑर्बिट का जमीन के सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस बनता है ये रेडियस है बेसिकली। और आप देख रहे हैं इस रेडियस के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक जमीन का अपना रेडियस और फिर जमीन से ऊपर सैटेलाइट की हाइट। तो अगर आप टोटल रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसका जिक्र यहां है, तो ये जो रेडियस है ये जमीन के अपने रेडियस में जब सैटेलाइट की हाइट ऐड करेंगे फिर आएगा। अब जमीन का अपना रेडियस कितना है? जमीन का अपना रेडियस है 6400 और हाइट कितनी है? हाइट है उससे ऊपर 900 किलोमीटर्स। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 7300 किलोमीटर्स, क्योंकि आप 6400 में 900 ऐड करेंगे। अब दूसरी बात रह गई वो ये कि किलोमीटर क्या स्टैंडर्ड यूनिट है? तो हरगिज़ नहीं। किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे अल्फाज में ये 2 जीरो है, 3 जीरो आप और लगा देंगे और फिर किलो की जगह ये 3 जीरो आ गए और मीटर एज इट इज। इसको जरा मैं आपके सामने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं। तो ये बनेगा 7.3 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो मैंने क्या किया? डेसिमल को यहां से यहां पर ले आया और 6 डेसिमल प्लेसेस पीछे लेके आया, इसलिए 10⁻6 हो गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है ये चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया था। नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। तो v नॉट या v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर g की वैल्यू कितनी है जी? g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 और फिर r है यानी ऑर्बिट का रेडियस, और ऑर्बिट का रेडियस अभी मैंने निकाला 7.3 इंटू 10⁻6। नाउ स्टूडेंट्स इस सारी चीज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54.8 इंटू 10⁻6 और अंडर रूट। और फिर जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आएगा 7.4 इंटू 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स 10⁻3 आपको मालूम है किलो होता है, तो इसको मैं किलोमीटर्स पर सेकेंड कहूंगा। तो ये वो स्पीड है जो उस सैटेलाइट को चाहिए अगर वो उस ऑर्बिट में मूव करते रहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।